स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं एजुकेशन की क्लास और एजुकेशन की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, अभी तक हमने पार्ट 7 पूरे कर लिए हैं और आज पार्ट 8 है हमारा। तो आज पार्ट 8 थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ लेंदी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ स्मॉल टाइप के होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उसके बारे में नहीं पता होता है तो हम बता नहीं पाते। तो फिलहाल वो वन लाइनर टाइप के आज क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके कभी भी किसी क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, खास तौर से एजुकेशन के पेपर में। और आज जो पार्ट 7 था उसके लास्ट क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे, जो आपके लिए मैंने छोड़ रखा था कि आप उसका आंसर बताइए, और उसके बाद हम आज की सीरीज को शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट 7 का लास्ट क्वेश्चन। तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो कह रहा था कि किसी व्यक्ति को वैधानिक रूप से दृष्टिहीन तब माना जाता है या वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी चाक्षुष स्पष्टता हो। देखिए, मोस्टली लोगों ने सही दिया है। देखिए, यहाँ पे जो चीज पूछी जा रही है कि लीगली ब्लाइंड की बात पूछी जा रही है, मतलब वैधानिक रूप से दृष्टिहीन उस किस व्यक्ति को ये मान लिया जाएगा कि वो दृष्टिहीन है, तो वो होगा 20/200। ठीक, क्यों? और अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि किसकी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो होता 20/20, तो उसकी सबसे अच्छी मानी जाती। तो ये चीजें आपको पता करनी है। और अगर इसको ये 20 वाला सीरीज ना दिया हो तो आप 6/6 को भी समझ सकते हैं कि 6/6 जो है ये भी सबसे अच्छा क्लियरेंस माना जाता है। मतलब जैसे कभी रेलवे या आर्मी में फॉर्म भरे जाते हैं तो 6/6 को ही प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन वहीं अगर बात हो जाए कि 6/200 या इस तरीके से लिखा हो, माफ कीजिएगा 6/200 ने 6/60 लिखा हो, तो ये फिर लीगली ब्लाइंड के रूप में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एक बनाया गया है मेजरमेंट, वो 20/200 का बनाया गया है। तो ये यहाँ पर 20/200 सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं आगे, आज की सीरीज को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन काफी सरल है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा किसी प्रश्न पर। बस आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आपको बताना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। ये 4 अगर आप सांख्यिकी जो दी हुई है यहाँ पर, अगर आप नहीं जानते इनके बारे में, तो स्टैटिक्स आपकी काफी वीक है। तो यहाँ पर आपको इन चारों के बारे में बताना है कि सेंट्रल टेंडेंसी का माप नहीं माना जाता है किसको। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, बहुलक, मध्यांक और मध्यमान, जिसको हम मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वो सेंट्रल टेंडेंसी बताती हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनकी। लेकिन मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम शॉर्टकट में एसडी कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, यानी कि मानक विचलन। विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर जो सही है वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है वो किसने खोला था या किसने इसको बनाया था, या ये कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, कलकत्ता से थोड़ी दूर पर। ठीक, कहाँ है? शांति निकेतन के नाम से पहले से खोला गया था, शांति निकेतन के नाम से। किसने खोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में काफी क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कहीं ना कहीं इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। और आज ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका हेड कौन होता है, जिसका कुलपति किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगर राज्य विश्वविद्यालय होते हैं तो वहां पे जो कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जो होता है वो कुलपति हो जाता है। तो इस तरीके से कई प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो उम्मीद है छोटा सा प्रश्न था, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकी शिक्षा का विरोध किस दार्शनिक विचारधारा में किया गया है? विच फिलोसफिकल आइडियोलॉजी अपोज टू बुक एजुकेशन? देखिए, बुक एजुकेशन का तो मोस्टली सब में विरोध होता है, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आपके अंदर अनुभव नहीं है या आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो बुक का कोई मतलब नहीं।
तो बुक सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपको कुछ बहुत ज़्यादा सिखा नहीं सकती। लेकिन सब चीज़ें अलग अलग हैं, कभी बुक सिखाती हैं तो कभी जो है अनुभव सिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो सही आंसर है वो है प्रकृतिवाद, और प्रकृतिवाद जो है उससे रूसो जुड़े हुए हैं। और प्रकृतिवाद कहता है कि जो भी प्रकृति हमें सिखाती है वही सब सर्व प्रमुख है। प्रकृति जो भी चीज़ हमें सिखाती है वो सबसे अच्छी होती है। इसीलिए प्रकृतिवाद का एक आपने नाम सुना होगा कि एक निषेधात्मक शिक्षा है, वो किससे संबंधित, यानी कि निगेटिव एजुकेशन। निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? प्रकृतिवाद से संबंधित है। आप कहोगे निगेटिव एजुकेशन प्रकृति क्यों दे रही है? कहने का आशय है प्रकृति आपको सिखा तो रही है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके आस पड़ोस हैं, जो आपके शिक्षक हैं, वो आपको कहते हैं ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो आप उस चीज़ को नहीं करते हैं। लेकिन प्रकृति आपको आपके अनुभव से सिखाती है। मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत बड़ा गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उस अनुभव से सीख सकते हैं कि हाँ भाई, जब हम उसमें पानी में उतरेंगे तभी तैरना सीख पाएंगे। लेकिन अगर मान लो धोखे में डूब गए तो जो डूबना है वो कहीं ना कहीं एक निषेधात्मक शिक्षा के रूप में आ जाएगा। तो प्रकृतिवाद एक निषेधात्मक शिक्षा से भी संबंधित है, और पुस्तकीय विचारधारा जो है ये तो खैर इसका विरोध करती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको आंसर समझ में आया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे चलते हैं। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं अपितु स्वयं जीवन है, ये किसने कहा था? तो ये लाइन आ चुकी है 2 बार, मैंने इसीलिए इसको उठाया है और इसको आपको याद रखना है। ये रॉस ने कहा था। अगर अगली बार ये लाइन आती है तो उम्मीद है आपको याद रहेगा कि शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी नहीं है, ये खुद ही जीवन है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट्स अ लाइफ इटसेल्फ। मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूं, ये किसने कहा था? तो ये लाइनें ऐसी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको किसी से आप नॉर्मली नहीं जोड़ पाओगे, इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर है, आपको बता देता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शांति शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की संतुष्टि की थी किसने? तो सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं। एनसीएफ 2005, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उसमें अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शांति शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 पे मेरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। इससे भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं और काफी कुछ आता है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 काफी इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है, मान्यता विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, निजी विश्वविद्यालय है, या केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये काफी सरल प्रश्न है, मैं तो नहीं चाहता कि इसका आंसर दूं आपको। अगर आप जितने भी विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, और खास तौर से जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो उनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल आपको आंसर पे ले चलता हूँ सीधे। राज्य विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो है एक राज्य विश्वविद्यालय है। और फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये आपको बताना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी आपको बतानी है कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं कहाँ? यूपी में। ओके, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है यूपी में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कितनी है, और अगर आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन है तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और जो भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी है, कहाँ है, सर्च नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप देंगे। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। कौन सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है? तो कौन सांख्यिकीय परिकल्पना भी कहलाती है? हु इज कॉल्ड आल्सो स्टैटिक्स हाइपोथेसिस। तो सरल परिकल्पना, जटिल अनुसंधान या शून्य परिकल्पना में कौन सी होती है जिसको हम सांख्यिकीय परिकल्पना भी कहते हैं? सांख्यिकीय परिकल्पना का मतलब जिसको हम जोड़ तोड़ के नाप जोख सके, है ना भाई। स्टैटिक्स में नंबर्स की बात होती है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि H0 किसको लिखते हैं? H0 लिखते हैं हम शून्य परिकल्पना को। तो यहाँ पर जो शून्य परिकल्पना है ये एक प्रकार से सांख्यिकीय परिकल्पना हो सकती है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है डी।
व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो यहाँ पर व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है, तो व्यवहारवाद पता होना चाहिए। बिहेवियरिज्म किसने बताया था, क्या था, क्यों था, तो इस पर भी मेरा एक वीडियो है व्यवहारवाद पे। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि व्यवहारवाद के जो जनक हैं, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, उनका नाम था जे.बी. वाटसन। तो कभी बिहेवियरिज्म के फादर पूछ लिए जाए तो जे.बी. वाटसन का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर व्यवहारवाद का ऑप्शन में वाटसन तो है नहीं, तो आपको किसका नाम बताना है? पावलव। तो इवान पावलव जो हैं, जिन्होंने थ्योरी दी थी, कुत्ते को बांधा था, आपको याद होगा क्लासिकल जो अनुबंधन बताया था वो पावलव ने बताया था। बाकी लोग अब अलग अलग सिद्धांतों से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर पावलव सही हो जाता है व्यवहारवाद से। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है अबुल कलाम, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। आपको डेट बतानी है। प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि अबुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। तो डे यानी कि डेट आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल की किसका मानक ही आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंस का क्वेश्चन है आपके एजुकेशन में आ गया। देखिए, ये जो है आपके समावेशी शिक्षा से संबंधित है, और समावेशी शिक्षा में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं, तो किसी रूप में उनको जो समस्याएं होती हैं उसी से संबंधित है। तो डेसिबल किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। जो बच्चे कम सुन पाते हैं, जो किसी कारण से कम सुनने के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा होती है। उनके साथ जो भी समस्या है उसको दूर करके हम उनकी समाधान करके समस्या का, उनकी जो भी शिक्षा दीक्षा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, और यहाँ पर ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि यानी कि साउंड। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है उसको कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि TAT। अगर आपने पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व पढ़ा है तो उसमें एक मेजरमेंट जो व्यक्तित्व का होता है उसकी एक छोटी सी तकनीक होती है TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको मुरे ने प्रतिपादित किया था। और वो किस प्रकार का परीक्षण है ये आपको इसमें से बताना है। क्या है? तो मैं सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं। ये है बी, यानी कि प्रक्षेपीय तकनीक, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, चलते हैं। सहसंबंध गुणांक का मान रहता है किसके किसके बीच में? तो वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स। बहुत ही सरल है। अगर इस प्रश्न को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए 2 नंबर आप खो देंगे, क्योंकि ये प्रश्न नहीं एक बार तो हर 1-2 साल छोड़ के पूछा जरूर जाता है। ठीक, तो ये चीज याद जरूर रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको सीधे पहले आंसर पे ले चलता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि -1 से +1 के बीच। परम शून्य मापन में उपस्थित रहता है। परम शून्य मापन में परम शून्य जो है वो किस मापन में उपस्थित रहता है ये पूछा जा रहा है। परम शून्य यानी कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो किस में उपस्थित होता है? तो नॉमिनल स्केल में, ऑर्डिनल स्केल में, इंटरवल स्केल में, या रेशियो स्केल में। क्योंकि मैं हिंदी में भूल जाता हूँ कभी कभी, नामित, क्रमित, अंतरित या अनुपातिक याद मुझे हिंदी में भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो स्केल बनाए गए हैं तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। 4 बनाए गए हैं, NOIR। तो मैंने इस तरीके से याद किया है NOIR, यानी कि नोयर। तो नोयर से ये बढ़ते हुए क्रम में चलता है। मतलब नॉमिनल जो होता है वो सबसे अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम माना जाता है। खैर, सबकी अलग अलग उपयोगिताएं हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है रेशियो, यानी कि अनुपातिक। तो इसका एक वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे फुल डिटेल में उसके बारे में बताया। तो फिलहाल आपको आंसर बता दूं कि परम शून्य जो है वो रेशियो स्केल यानी कि अनुपातिक पैमाने में होता है, और ये सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है। ओके, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसको। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। तो जो बेमेल है मतलब मिसमैच कर रहा है उसकी पहचान करनी। तो पहले तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए।
तो फुल फॉर्म पता होंगे, उसके बाद आप सोचोगे कि अभी इसमें क्या मिसमैच हो रहा है। तो मैं आपको सीधे सीधे फुल फॉर्म बता देता हूँ। DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। RMSA यानी कि रमसा का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और रूसा का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और जो SSA है इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इसको बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये जो चार हैं इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो DPEP है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, और बाकी जो तीनों हैं रमसा, रूसा और SSA, ये सारे जो हैं ये राष्ट्रीय स्तर के हैं, यानी कि नेशनल लेवल के प्रोग्राम हैं। तो DPEP थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा A, DPEP। ओके, तो फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं, और उम्मीद है कि इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपके छोटी छोटी जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है A सही। और आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज। तो बोर्ड का घोषणा पत्र जारी हुआ कब, ये डेट पूछी जा चुकी है कई बार। तो ये आपका है अगले वीडियो के लिए, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जिसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो डेट याद रखिएगा। और अगर एक चीज और बता सकते हैं तो जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड के घोषणा पत्र को उस समय शिक्षा के दशक का या शिक्षा के महत्व के रूप में बहुत बड़ा एक पत्र कहा जाता है। बोर्ड के घोषणा पत्र को कहते हैं, कुछ दूसरे नाम में कहते हैं, उसका नाम भी आपको बताना है। अगर आप बता सकते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।